पिछली फाइल्स निकाल लो। फिर स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आप लोगों से। चले बच्चों, हमने इन्वेंट्री स्टार्ट किया हुआ था, IS2 इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, वही ऑब्जेक्टिव है, टू ब्रिंग हार्मनी इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। स्कोप था, स्कोप में 4 बातें थी। मेन बात तो थी डेफिनेशन पे पूरा उतरे। डेफिनेशन 4 चीज़ों को कवर करती थी, याद है? हर वो करंट एसेट इन्वेंट्री यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूज है बच्चों, याद है? और चौथी चीज थी फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है बच्चों? स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था आउट ऑफ स्कोप, जो इन 4 बातों पे पूरा नहीं उतरेगा वो स्कोप से चीज क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। 4 बातें अभी मैंने दोहराई हैं। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कंपनी ऑन यूज एडमिनिस्ट्रेटिव यूज जिसे कंज्यूमेबल्स कहते हैं, और चौथा फॉर रीसेल पर्पस, जैसा कि एक दुकानदार रीसेल की नीयत से इन्वेंट्री खरीदता है। याद है? भूल गए हो? बच्चों आवाज आ रही है? जी सर। ठीक हो गया जी। मैं आपको थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। फिर इनिशियल मेजरमेंट वही थी, अगर आपको याद हो, इनिशियल मेजरमेंट वही थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। फॉर एग्जांपल क्या पढ़ी थी हमने? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स प्लस कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटीज। ये सामने प्लस कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस एनी कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड। याद है ये बातें? यस सर। है बच्चों, याद है ये बातें? फिर मैंने ये बताया था कि फलां फलां कॉस्ट शामिल नहीं हो सकती नॉर्मली। अब नॉर्मल लॉसेज एंड वेस्ट, पेनल्टीज, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, स्टोरेज ओवरहेड्स वगैरह शामिल नहीं हो सकते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से मैं बात अपनी आज की शुरू करना चाहता हूं बच्चों, जहां से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूं, IS2 स्टेट्स। IS2 क्या कहता है? IS2 कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री शेल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट वो थी जो एज पर इनिशियल मेजरमेंट थी। कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट रिकॉर्डेड एज पर इनिशियल मेजरमेंट। NRV क्या होती है? NRV कहते हैं नेट रियलाइज। कैश को कहते हैं रियल पोजीशन, कैश को कहते हैं रियल पोजीशन। तो जितने की चीज आपकी बिक सकती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसे कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन भी कहते हैं। इज इट ओके और नॉट? यानी हमने एक चीज, फॉर एग्जांपल एक आइटम है, वो 100 रुपए का खरीदा मैंने, नॉर्मली वो 1200 का सेल होता है, और जब मैं सेल करता हूं उसके दौरान उस पर कितने कमीशन या एक्सपेंसेस लगते हैं? 100 के। तो बताइए मेरी NRV कितनी है? बच्चों आज कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। मेरी NRV कितनी है?
आवाज आ रही है? सर शोर बहुत ज्यादा है। शोर बहुत ज्यादा है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक आइटम जो 1200 का बेच सकता हूं और अगर बेचने के दौरान 100 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो मुझे बताया जाए कि मुझे कितनी एनआरवी मिल सकती है यहां से? 1100 की। 1100। हमने रूल क्या पढ़ा है? रूल वाज, दिस वाज द रूल, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। तो मुझे बताएं हम 1100 की एनआरवी पे रखें या 1000 रुपए की कॉस्ट, विच एवर इज लोअर? है बच्चों, विच एवर इज लोअर? यस, इन दिस केस इट वाज कॉस्ट। गुड। ये मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं, इसलिए रिकॉल कराना चाह रहा हूं ताकि हम यहां से आगे बढ़ें। वेयर एज अनदर आइटम नेम्ड बी, अनदर प्रोडक्ट नेम बी, अगर वो 5000 की कॉस्ट थी उसकी, नॉर्मली सेल होती है 5500 की, अगर आप इसे सेल करते हो और सेल के दौरान आपको 200 रुपया आपको एक्सपेंस पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने फिश की एग्जांपल दी, आप फिश खाने जाते हो तो फिश उन्होंने मैरिनेट करके रखी होती है, तो क्या आप कहते हो ऐसे ही मुझे प्लेट में दे दो, या वो फ्राई करते हैं उसे? फ्राई करके देंगे। फ्राई, तो फ्राई करते हुए यानी टू मेक द सेल पॉसिबल आपने फ्राइड फिश लेके जानी है, आपको 200 रुपए के फर्दर एक्सपेंसेस लग रही हैं, तो इट मींस आपको नेट पॉकेट में कितना आ रहा है पैसे? कस्टमर पे यू 55 एंड अनदर 200 विल बी एक्सपेंस्ड आउट, 53। तो मुझे बताओ ये चीज 5300 पे रखनी चाहिए या 5000, इन दोनों में से जो लोअर होगा? लोअर 5000। लोअर पे, विच इन दिस केस इज कॉस्ट। अगेन अनदर आइटम सी, वो डैमेज्ड है, ये जानबूझ के मैं लिख रहा था डैमेज, उस दिन आपको समझा रहा था। वो नॉर्मली 1800 का बिकता है, सॉरी 1800 की कॉस्ट है, 20000 का बिक जाता है, मगर बेचने से पहले क्योंकि वो डैमेज है तो मुझे कॉस्ट ऑफ रिपेयर करनी पड़ेगी, रिपेयरिंग करा के बेचना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि अगर रिपेयर 3000 का कराऊं और बिके 20000 का, तो मुझे कितना बचा सिर्फ एनआरवी? 17 और 18 में से लोअर कौन सा है? 17000। यस। तो मैंने ये नीचे एक नॉर्मल बनाया था, इन केस ऑफ डैमेज इन्वेंट्री यूजुअली कॉस्ट इज ग्रेटर देन एनआरवी, यानी कॉस्ट बड़ी हो जाएगी और उससे मिलने वाले पैसे थोड़े हो जाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने आइटम सी इनिशियल मेजरमेंट पे कितनी कॉस्ट पे रखा हुआ था? 18,000 पे रखा हुआ था। गुड। आज वो मैक्सिमम कितना आपको अर्न करके दे रहा है? मैक्सिमम एनआरवी 17,000 तो इट मींस आपको फायदा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है? लॉस। तो ये कहलाता है एनआरवी लॉस। तो आपका 1000 लॉस में बिक रहा है, यानी आपको 18000 में पड़ा था, उसे बेचने टू मेक द सेल पॉसिबल कि वो बिक जाए तो हमें रिपेयर करा के बेचना है। हेंस इन केस ऑफ डैमेज या आउटडेटेड स्टॉक या इन्वेंट्री यूजुअली कॉस्ट इज ग्रेटर देन एनआरवी। इसका एक और मतलब है, दिस ऑल्सो मीन्स that inventory or stock will be held at NRV। वो इस केस में किस पे पड़ा होगा? बच्चों आपका रिस्पॉन्स आज बहुत कम है। You held at NRV, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सी प्रोडक्ट को। इसी तरह डी प्रोडक्ट ऐसी है, मुझे बताओ आज कोई बंदा, अपने आप से पूछो, आज कोई बंदा आईफोन 6 पिन पैक लेना चाहेगा? नो सर। नहीं, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो आपने उसे 25,000 का बनाया था, आज आपको जब बेचने की बारी आती है वो 15,000 से ज्यादा का नहीं बिकता, और उसे बेचने के दौरान आपको दुकानदार को भी कमीशन देना पड़ता है 1000 रुपए का।
तो आपकी पॉकेट में कितने पैसे आ रहे हैं अपॉन सेल नेट रियलाइजेबल वैल्यू? 14,000 विच एवर इज लोअर it is your answer. It is the value of closing stock because closing inventory shall be valued at lower of cost या NRV. ये समझ आती है? इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं बुक से। चलें जी, बच्चों इधर देखो, एक आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है? एक आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख है और वो 20% मार्कअप पे बिकता है। अब ये मार्कअप मार्जिन आपको पता है क्या होती है? ऐड हो जाएगा इसमें। ये देखिएगा, ये देखिएगा, मार्कअप या मार्जिन वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या बनाते हैं? मार्कअप या मार्जिन वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या बनाते हैं? यस, हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट ऐड करते हैं। मार्जिन का एक और नाम क्या है? मार्कअप का एक और नाम क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेसिस। अब बच्चों मुझे बताएं एक सेलिंग प्राइस कैसे बनती है? कॉस्ट प्लस मार्कअप। बच्चों एक सेलिंग प्राइस कैसे बनती है? सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस सर। गुड। ओके हो गया जी। अब मुझे बताएं मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेसिस किसकी रेस्पेक्टिवली चीजें निकल रही हैं? तो कॉस्ट मस्ट बी, तो बच्चों कॉस्ट मस्ट बी लेस देन प्रॉफिट 100%. 100%। जिस चीज के रेस्पेक्टिव कोई चीज निकलती है उस चीज को सो अज्यूम कर लो, यानी जिस चीज के रेस्पेक्टिव कोई चीज निकलती है उस चीज को क्या अज्यूम कर लो? 100। अगर प्रॉफिट 10% है, लेट्स से अगर प्रॉफिट 10% है तो इक्वेशन कितने पे बैलेंस आउट होती है? समझ आती है कि नहीं आती? ये क्लियर है? तो ये देखें, मुझे बताएं सेलिंग प्राइस कितनी बनी है? 100 से ऊपर है, छोटी है? ऊपर। तो ऊपर की वजह से इसका एक और नाम भी है, मार्क अप। ये देखिए मैंने क्या हाईलाइट कर लिया है, अप, यानी सेलिंग प्राइस इस केस में 100 से ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपसे और शेयर करूंगा फिर आगे चलते हैं। अगर कॉस्ट 100% है और प्रॉफिट 20% है, अगर कॉस्ट 100% है और प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20%। 20% है। इट मींस ये कितने परसेंट है फिर सेलिंग प्राइस? 120। तो अभी भी सेलिंग प्राइस 100 से कम है या 100 से ऊपर है? क्लियर है? यस। अब जरा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अब मुझे बताएं यहां पे मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन, बच्चों यहां पे मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन। तो यहां पे क्या चीज 100 होगी? सेल प्राइस। यस। अगर सेल प्राइस 100 है, आप लोग बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, अगर प्रॉफिट 10% है, लेट्स से प्रॉफिट 10% है, तो इट मींस बैलेंसिंग कॉस्ट कितने परसेंट हुई? 90%। तो मेरा आपसे एक सवाल है, सेलिंग प्राइस विद इन 100% है कि नहीं है? यस सर। यहां पे सेलिंग प्राइस 100।
ये याद रखने का तरीका है, ये बड़े बड़े लोग इसे भूल जाते हैं, तो याद रखने का क्या तरीका है इसका? समझ आती है? सर सेलिंग प्राइस के साथ परसेंटेज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज, अभी तो परसेंटेज में क्या यार, जब ये सारे डिजिट्स परसेंटेज में है तो आंसर भी तो परसेंटेज में आएगा ना। वेट तो करो अभी है बच्चे, वेट तो करो अभी। इधर देखो, यहां पे ये 100% पे फिक्स है। अगर प्रॉफिट 20% है तो इट मींस कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 80%। ये ले, तो इट मींस यहां पे ये स्टैंड स्टिल है, जिसे मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूं। तो यहां प्रॉफिट ऑन सेल है, और यहां प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्लियर है? यानी जिसके रिस्पेक्टिव चीज निकल रही है वो चीज सो हो जाएगी। अब इसके बाद एक फार्मूला लगाएं, कोई भी अननोन अमाउंट फाइंड आउट करने का। फार्मूला क्या है? जो अमाउंट आपको पता है क्वेश्चन में, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने बुक से, जो भी आपको अमाउंट गिवन है इट इज डिवाइडेड बाय, यहां से परसेंटेज ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से, मल्टीप्लाई बाय नॉन अमाउंट डिवाइडेड बाय नॉन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय अननोन परसेंटेज। ये वो फार्मूला है जिससे हमारे पास सारे आंसर अमाउंट्स या रुपीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है वॉइस में, जरा माइक काइंडली चेक कर लो। ठीक है जी सर। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसमें और क्या क्या? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, देन इसके अंदर क्या चीज शामिल हो सकती है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एनआरवी, और आंसर क्या होगा आपका? आपको एक बात याद कराता जाऊं, आप लोग भूलो ना। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन इंक्लूड सेलिंग कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट टू मेक, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। बैड डेट नेवर एवर इंक्लूडेड, बैड डेट को कभी भी शामिल, बस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को शामिल यार करना है ना, ये चीजें शामिल करनी है ऊपर वाली। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन शामिल होगी, बैड डेट शामिल नहीं होगा। ये देखें, मैं आपके सामने क्वेश्चन कॉपी करने लगा हूं। आइटम के नाम किया है उसने ए बी, यार आइटम के नाम ए बी सी डी ई, ये 5 आइटम है। इनकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, इसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000, इसकी कॉस्ट कितनी है? 830, इसकी कॉस्ट कितनी है? 690, इसकी कॉस्ट कितनी? 5 लाख, ठीक है जी। अब यहाँ पे कितने परसेंट मार्कअप है? 20, यानी इसकी सेलिंग प्राइस हमें अमाउंट में चाहिए। बच्चों मुझे इसकी सेलिंग अमाउंट किस में चाहिए? इसकी सेलिंग प्राइस मुझे अमाउंट में चाहिए 20%। तो मुझे बताओ 20% मार्कअप किस पोजीशन को डिनोट करता है? इस वाली को। 20% मार्कअप किस पोजीशन को डिनोट करता है? क्लियर है? तो 20% मार्कअप
तो मुझे बताओ मेरे पास नॉन अमाउंट अभी तक क्या गिवन है इस केस में, ए के केस में मेरे पास नॉन अमाउंट क्या गिवन है, अमाउंट रुपीज 1 lakh. 1 लाख। तो बच्चों ये जो 1 लाख है ये इट सेल्फ कितने परसेंट है कॉस्ट में, देखें ये कॉस्ट है 1 लाख, नॉन अमाउंट क्या है बेसिकली कॉस्ट, ये इट सेल्फ कितने परसेंट है कॉस्ट परसेंटेज, यहाँ पे देखिएगा 100% सर। नॉन अमाउंट इट सेल्फ 100% है। मुझे मार्कअप के तहत सेलिंग प्राइस, यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए बेसिकली बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूँ 20%. तो कितनी बनी 120% पे, यूज कैलकुलेटर 1,20,000. वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे 120। अब मुझे बताएं एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस कितना कह रहा है, 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 lakh तो 5% ऑफ 120,000 कैलकुलेटर पे करें यूज, कैलकुलेटर लगाएं 5%, 1,20,000 का 5%, 126. ये समझ आती है हाँ बच्चों, ये समझ आती है। आगे चलूं, अब मुझे बताएं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है, 15% ऑफ 15 कॉस्ट, तो मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है इस केस में, ए के केस में देखिएगा ध्यान से, 1 लाख है 1 लाख। तो 1 लाख का ये कितने परसेंट बना, 15%, 15,000 है बच्चे वो तो सही है, कितना बना फिर भी 15,000। यस सर। तो एनआरवी का फार्मूला बताएं, तो एनआरवी का फार्मूला मैंने क्या बनाया है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस minus एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो ये माइनस करें इस 1,20,000 में से 21,000. ये और ये माइनस करें, तो मुझे बताएं कितनी एनआरवी बच रही है, 99,000। तो मुझे बताएं 99 और 1 लाख में से छोटा कौन सा है, NRV. इन दोनों में से छोटा कौन सा है, डेट वुड बी योर आंसर लोअर, और ब्रैकेट में लाजमी बताइएगा किस बेसिस पे आंसर आया आपके पास, समझ आती है कि नहीं आती। Yes, sir. आगे चलूं, तो ये इस तरह ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है, दोबारा बता देता हूं बच्चों, दोबारा सुनिएगा, मैंने सारा डेटा यहां से मूव किया है। आपके ए आइटम की कॉस्ट कितनी है, 1 lakh. ये 20% मार्कअप कह रहा है, होना क्या चाहिए था इसे यहां पे बताना चाहिए था 1,20,000 लिख देता खुद से, या कोई अमाउंट रुपीज में बता देता। ये हमने कैसे कैलकुलेट की है, इस फार्मूले से, क्लियर है। तो मुझे बताएं ये जो लाख है ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट की परसेंटेज नीचे कितनी गिवन है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट परसेंटेज, नॉन अमाउंट डिवाइडेड बाय नॉन परसेंटेज इनटू अननोन परसेंटेज किया, तो कितना आंसर आया मेरे पास, 1,20,000. अब वो कह रहा है कि आपके पास 120, आपके पास जो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है ये 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, तो 5% ऑफ 120,000 कर लें, 6,000. कितना बना। 6,000. सिमिलरली बच्चे वो कह रहा है कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है वो 15% ऑफ वट Cost. कॉस्ट, यानी कॉस्ट लाख का 15% कितना बना, 15,000. यस। तो मुझे बताएं एनआरवी का फार्मूला थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, एनआरवी का फार्मूला थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहते हैं। तो मैं इन्हें एब्रीविएट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही, और ये सर हैंग होगी। चलो दोबारा कर देते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। अब देखो बच्चों, अब ठीक है, अब शो हो रही है,
जी सर हम शो हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट, आपके पास पहले मार्कअप के केसेस कर लेते हैं सारे। आपके पास 25% मार्कअप पे सी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट। मुझे तो यहाँ पैसे चाहिए, कितने पैसे हैं? मुझे तो इससे मार्कअप से तो ताल्लुक मेरा नहीं है। क्या कहते हो? मेरा तो, मुझे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की अमाउंट चाहिए होगी। कौन सी प्रोडक्ट है? सी। तो मुझे बताओ 25% मार्कअप, अगर बच्चों मैं इसे 25% कर दूं, इसको 25% कर दूं, तो ये एडजस्ट होके कितना बन जाएगा? 25। ये समझ आती है? अब ये इस्तेमाल होगा इस केस में, नॉन अननोन में। मुझे जो चीज गिवन है नॉन, वो 8,30,000 बेसिकली क्या चीज है? कॉस्ट है। और ये नॉन अमाउंट इस परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट कॉस्ट परसेंटेज क्या है? 125। नहीं बच्चे, जो मेरा सवाल है आपने गौर से नहीं सुना। मेरे पास नॉन है कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट परसेंटेज। यहाँ पे कितनी कॉस्ट परसेंटेज है? यस, ये सुनना चाहता था मैं, 100। और मुझे सेलिंग प्राइस पे आने के लिए कितने करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस यहाँ देखें 125। तो जरा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हाथ चलाया करें। 7,500। बच्चे दोबारा बताइएगा। 10,37,500। बहुत आला, 10,37,500। तो मैं ये आंसर यहाँ पे लिख लूँ कि मुझे मार्कअप नहीं, मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए थी 10,37,500। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिएगा, 6% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आपके पास अगला एक्सपेंस क्या है? एक सेकेंड, इन्हें जरा कैलकुलेट कीजिएगा इन अमाउंट्स को। 62,250। गुड, वेरी गुड। 62,250 और ये बन रहा है 160,000। सर ऐसा ही है? 7,500। कॉस्ट बच्चों इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये अमाउंट्स माइनस करें, तो बताइए मेरे पास एनआरवी क्या बच रही है? सर 9,75,250। 9 लाख कितनी बच रही है? सर जस्ट इसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करनी है सर। बच्चे ये तीनों चीजें माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस में से। जितने भी एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं वो माइनस करेंगे। मैंने एक स्पेशल चीज आपको एड्रेस की थी, बैड डेट। देखें इस क्वेश्चन में बैड डेट गिवन है, ये देखें, ये इतनी आपकी रेशो है पास्ट एक्सपीरियंस से बैड डेट की, और ये कॉस्ट ऑफ रिकवरी है। तो ये जो बैड डेट और कॉस्ट ऑफ रिकवरी होती है ये शामिल नहीं होते। नहीं होती। 8,15,250। ठीक है जी। कितना मान रहे हैं बच्चे? 8,15,250। 8,15,250। तो मुझे बताएं इन दोनों में से लोअर कौन सी है? कॉस्ट 8,30,000 है, एनआरवी। तो आप किस पे हेल्ड करेंगे? एट एन एनआरवी ऑफ यहां तक कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी? एक मार्कअप का केस और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम कितना मार्कअप है? 30% मार्कअप है। और जो सेलिंग कॉस्ट है वो 8% ऑफ सेलिंग प्राइस है, और 22% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन के नाम पर आ रही है। तो
इसी तरह मैं सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी निकालता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी। तो मुझे बताएं उसकी कॉस्ट कितनी है डी की। 6,90,000. और अगर आपने 30% मार्कअप लगाना है, इधर देखिए, अगर आपने ये 30% मार्कअप लगाना है तो 30% के साथ सेलिंग प्राइस एडजस्ट होगी कितनी बन जाएगी? 30%. 130%। तो नॉन अमाउंट अभी भी कॉस्ट है, और कॉस्ट इटसेल्फ कितने परसेंट है मार्कअप में? 100%. यस। और आपने 30% प्रॉफिट के साथ जानना है, तो 130% सेलिंग प्राइस पे जानना है। तो ये अमाउंट जरा वर्कआउट कर दें मुझे, 8,97,000. दोबारा बताइएगा। 8,97,000। 8,97,000. चलें, कोई इशू नहीं है, ऐसे यहाँ पे मैं साथ ही $897,000, ठीक है। Estimated selling. यस, यहीं पे लिखूंगा। अब मुझे बताएं 8% ऑफ 897,000 वुड बी 71,760. 71,760। यस, यू आर राइट, 71,760। एंड 20% ऑफ दिस कॉस्ट 690 वुड बी 22%, sir. 151,800. 151,800। यस, माइनस करें जरा इन्हें। छह लाख 73,440। बिल्कुल 6,73,440, 673,340। ठीक है, अब मुझे बताएं इन दोनों में से लोअर कौन सी है? NRV। यस, NRV लोअर है, तो यू मस्ट हेल्ड द आइटम एट, ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इस पे आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अभी तक तीनों केसेस हमारे पास NRV पे वर्कआउट हुए हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. यहां तक किसी को एतराज? 3 केसेस थे, तीनों मैंने मार्कअप के आपसे शेयर किए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट मार्जिन पे आते हैं। पहला मार्जिन कितने परसेंट है? पहला मार्जिन 15% मार्जिन, ये लें। 3% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, देन बच्चे 7% ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, ये जो चीजें हैं, ये चीजें, ये जो अगले 3 कॉलम है, ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। एक कॉस्ट ऑफ रिकवरी शामिल नहीं होती, बैड डेट शामिल नहीं होते, तो इन 3 कॉलम का कोई काम नहीं हमारे लिए। इज इट ओके? तो मुझे ये वर्कआउट कराएं। अब आपके पास मार्जिन कितने परसेंट है बच्चे? 15%. तो अगर मैं यहां पे 15% करूं, इसमें 15%, तो ये चेंज होकर कितने परसेंट हो जाएगा? रेड आइटम हमेशा कांस्टेंट है, तो ये चेंज होकर कितने परसेंट रह जाएगा? 5%. तो इट मींस नाउ तो अब मुझे बताएं, मेरे पास जो कॉस्ट अवेलेबल है बी प्रोडक्ट के केस में, 2,70,000. जो बी प्रोडक्ट के केस में कॉस्ट अवेलेबल है वो कितनी है? 2,70,000। 2,70,000. ये 2,70,000 है। ऊपर से परसेंटेजेस यहां से देखिएगा, यहां से कॉस्ट इटसेल्फ कितने परसेंट है मार्जिन में। अब कॉस्ट चेंज हो गया, मेथड, मार्कअप की जगह मार्जिन है। मार्कअप में हमेशा 100% कॉस्ट होती थी, यहां लेस देन 100% है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 100% पे फिक्स होती है। तो कितने परसेंट हुई? 85%, और हमें 100% पे जानना है। 35,217. दोबारा बताइएगा। 35,217.
नहीं यार 35,207 नहीं है, ज्यादा बनता है। अभी कर लेते हैं 270,000 डिवाइडेड बाय 0.85 85 317647 यही बन रहा है सबके पास है बच्चों, यही बन रहा है 317647। यस, तो मुझे बताइए मैं यहाँ पे अमाउंट क्या लिख दूं, ये वाली, इसका 3% इस अमाउंट का क्या हो जाएगा, इस अमाउंट का 3%? 9529। वेरी गुड, इसका 3% इस आंसर का हो जाएगा 9529, बिल्कुल गुड 9529। और 7% ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट वॉज 270, तो 7% इसका कितना बना 18,900। यस सर। 18,900 ही बन रहा है। ठीक है, ये माइनस करें, ये 3 29,218। दोबारा बताइएगा। 2,89,218। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से लोअर कौन सा है? सॉरी, इन दोनों में से नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 270 की कॉस्ट और 289 की एनआरवी में से, तो मैं किस पे रखूं? कॉस्ट पे सर। 274। समझ आती है? यस। यहां तक कोई एतराज? अब प्रोडक्ट, आखिरी प्रोडक्ट को देखते हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है? ई कितने की है? ई की कॉस्ट क्या है? 5 लाख। और बच्चों ई पे आप कितना मार्जिन एंजॉय कर रहे हो? 50%। 50% मार्जिन एंजॉय कर रहे हो। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस वुड बी योर कॉस्ट। समझ आती है? एंड 2% ऑफ कॉस्ट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये वर्कआउट करते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ आपकी कॉस्ट कितनी है? ये देखिएगा 5 लाख। 5 लाख है। मार्जिन कितने परसेंट है आप यहाँ पे? 50%। तो सेलिंग प्राइस तो हमेशा फिक्स है, तो कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 50। कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 50। 50% रह जाएगी कॉस्ट। तो इट मींस ये अमाउंट, ये जो 5 लाख है, ये इट सेल्फ कितने परसेंट है? 50%। क्योंकि हमें जो चीज़ गिवन है या नोन है क्वेश्चन में, वो कॉस्ट थी अमाउंट में, और इसका 100% 10 लाख बनता है। समझ आती है? तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी कैलकुलेट हुई? 10 लाख। अगर 10 लाख सेलिंग प्राइस है और उसका 10% सेलिंग एक्सपेंस है, तो 10 लाख का 10% कितना बना? 1 लाख। अगर 5 लाख कॉस्ट है, उसका 2% कितना बना? 5 लाख का 2% सिर्फ 10,000 रुपए। तो एनआरबी आपके पास कितनी बची? 8,90,000। इन 3 को माइनस कर लें। समझ आती है? तो मुझे बताएं 8,90 और 5 लाख में से छोटा कौन सा है? 5 लाख। 5 लाख किस बेसिस पे है? कॉस्ट बेसिस। क्लियर है बच्चे? सर ये साथ कॉस्ट लिखना जरूरी है, कॉस्ट और एनआरवी? जी जी बिल्कुल लिखना जरूरी है। एक चीज और यहां पे कर लेते हैं, एनआरवी लॉस। मैंने आपको एनआरवी लॉस का फार्मूला भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। मैंने क्या कहा था? एनआरवी माइनस
कॉस्ट, और एनआरवी लॉस हमेशा ब्रैकेट में होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताएं आपकी वो चीज जो लाख पे थी, एक तो फार्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था, एनआरवी लॉस का एक फार्मूला क्या था, एनआरवी माइनस एक फार्मूला क्या लिखवाया था, एनआरवी माइनस कॉस्ट। एक और फार्मूला इसका बताऊं, न्यू वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू। समझ आती है? तो बच्चों मुझे बताओ, ज्यादा अच्छा फार्मूला नीचे वाला है। इस आइटम की इनिशियली रिकॉर्डिंग किस पे हुई थी? ऑल एसेट वर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया, इस चैप्टर में भी बता रहा हूं, ऑल एसेट विल बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो ये कॉस्ट इसकी कौन सी वैल्यू बन जाएगी? ओल्ड नहीं, न्यू नहीं, इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अभी किस पे रिकॉर्ड करके दे रहा हूं? एनआरवी पे। यस, अभी किस पे रिकॉर्ड करके दे रहा हूं? एनआरवी पे। तो या जो भी न्यू वैल्यू आ रही है, क्या न्यू वैल्यू आ रही है इस केस में? 99,000। तो 99,000 माइनस करें, आंसर प्लस है माइनस है? -1,000। कितना है माइनस? तो ये मुझे क्या हुआ, माइनस का आंसर क्या कहलाएगा? एनआरवी लॉस। जो प्लस का आंसर है, एनआरवी गेन नहीं होता, प्लस एनआरवी गेन नहीं हो सकता। ये मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको बता देता हूं। रिवर्सल ऑफ एनआरवी लॉस पॉसिबल है। अगर आपने कोई लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो रिवर्स हो सकता है। ये मैं बात कब समझाऊंगा? अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं जब मैं समझाऊंगा। जरा इधर देखिएगा, तो इट मींस यहां पे मुझे कितना लॉस उठाना पड़ा है 1,000। बच्चे? यहां पे मुझे कितना लॉस उठाना पड़ा है? चीज पैप की न्यू वैल्यू भी 5 लाख है और पुरानी भी 5 लाख पे रिकॉर्ड थी, तो मुझे कोई एनआरवी लॉस नहीं हुआ। दोबारा देखिएगा, ये चीज, ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को आप क्या कह सकते हो? ओल्ड। इसको क्या कह सकते हो? न्यू वैल्यू। इसे न्यू वैल्यू कह सकते हो। तो न्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, यानी 5 लाख माइनस दिस 5 लाख, 0। तो 5 लाख माइनस 5 लाख। पुरानी कीमत भी हमने 5 लाख रखी हुई थी, नई भी 5 लाख पे आ गई, तो नेट डिफरेंस क्या है? 0। ना कोई एनआरवी लॉस, ना कोई गेन। सिमिलरली तीसरे केस में आपकी पुरानी कीमत क्या थी? 2,70,000। मगर नई कीमत यहां से क्या जज हुई? 2,70,000। यस। तो इसका मतलब है कोई चेंज इन वैल्यू नहीं हुआ। जब चेंज इन वैल्यू नहीं हुआ, ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई फायदा हुआ। क्लियर है? चौथे केस में देखिएगा, चौथे केस में देखिएगा, आपकी ओल्ड वैल्यू क्या है? 8,30,000। 8,30,000। और न्यू वैल्यू क्या है? 815,250। तो मुझे बताएं कितना लॉस हो रहा है? 14,750। और नेगेटिव मीन लॉस, ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। क्या आप 8,30,000 का स्टॉक कह रहे थे, मगर अब आपको उसे 8,15 पे लाना पड़ रहा है, तो नुकसान हो रहा है। समझ आती है? Yes।
यहां तक कोई एतराज? सिमिलरली आखिरी केस में आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी, ओल्ड वैल्यू क्या थी जो इनिशियल रिकॉर्डिंग के तहत थी? 6,90,000. न्यू वैल्यू कितनी है? It's 73,340. तो मुझे बताएं 690 से चीजें 673 पे आ रही हैं, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? Loss 1,660. समझ आती है? Yes. तो ये रिस्पेक्टिव लॉसेज है, मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं। समझ आती है? Yes. यहां तक कोई एतराज, कोई परेशानी, टेंशन? चले, अगर ये बात समझ आती है तो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे। अगला क्वेश्चन मारफानी एंड कंपनी, ये देखें। सर नमाज का टाइम दे दें। चले, नमाज की ब्रेक है 10 मिनट की।
चलो बच्चों स्टार्ट करें। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप कर दिया है, मैंने कहा थोड़ा सा टाइपिंग टाइम बचाते हैं। मारफानी एंड कंपनी हैज़ परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट द स्टार्ट ऑफ 2001। इसने 2001 के शुरू में 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में कुछ सिनेरियो ऐसी है, हाउ एवर द गुड्स रिमेन अनसोल्ड फॉर 5 ईयर, ये 5 साल नहीं बिक सके, यानी एन इन्वेंट्री आइटम रिमेन अनसोल्ड फॉर मेनी ईयर्स। तो अगर कोई बंदा आपसे बार बार आके पूछे कि यार मुझे ये बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है, तो क्या बताओगे कितने का खरीदा था? 1 लाख। जैसे डेप्रिसिएशन में कहता था। दूसरे साल कोई आके पूछे कितने का खरीदा था, तो तब भी 1 लाख। यस। तो इट मीन्स अगर 5वें साल के एंड पर आके कोई पूछे तो ये कितने का खरीदा था जो अभी अनसोल्ड है? 1 लाख का। भाई खरीदा तो 1 लाख का ही था। इज इट ओके? मैंने ये सारी सेलिंग प्राइसेस वगैरह वहां टाइप कर दी हैं। मारफानी ने इस इंटेंशन के साथ खरीदा था, मारफानी साहब ने इस इंटेंशन के साथ खरीदा था ये लाख वाली चीज 2,20,000 की बिक सकती है, मगर जब आप इसे 2,20,000 की बेचना चाहेंगे तो ये 20,000 रुपए का एक्सपेंस लेगी। तो एनआरवी कितनी बची आपको? 2 लाख। यानी आप फार्मूला लगा लें। देखिए फार्मूला लगाने से मेरा बहुत ज्यादा कीमती टाइम बच जाएगा। समझ आती है कि नहीं आती? ये फार्मूला मैंने देखो सब पे अप्लाई कर लिया। ये इनकी रिस्पेक्टिव एनआरवीज हैं। इज इट ओके और नॉट? ठीक है जी। मुझे बताओ इसमें और इसमें लोअर कौन है? कॉस्ट। किस बेसिस पे है? कॉस्ट बेसिस। 1 0 सही लगी है 0, ठीक है। तो मुझे बताइए फार्मूला क्या है एनआरवी लॉस का? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो मुझे बताएं इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी जिस पे पहली दफा रिकॉर्ड हुआ था? ऑल एसेट विल ऑलवेज बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ऑल एसेट विल ऑलवेज बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो पुरानी वैल्यू क्या थी इसकी? 1 लाख। और नई वैल्यू भी क्या है? 1 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? 1 लाख माइनस 1 लाख का। समझ आती है? समझ आती है? जी सर। जी सर। Yes, आगे sir. चलें। ये आइटम लाख का था, मगर इसकी एनआरवी कितनी है? ये 1,35,000 का बिक सकता है, मगर अगर आप बेचना शुरू करो तो 15,000 रुपए इस पे सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। इट मींस ये कितने का बिकता है? 1,20,000। 120। मुझे बताएं 120 और इसमें से लोअर कौन सा है? 1 लाख। 1 लाख लोअर है। तो स्टिल मुझे बताएं पुरानी कीमत क्या थी? 1 लाख। पुरानी कीमत क्या थी? 1 लाख। नई कीमत भी 1 लाख है, तो एनआरवी लॉस स्टिल 0 नहीं है। अब देखें होगा क्या। आप जिस कीमत पे पड़े थे उसी कीमत पे है, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। आपने खरीदा लाख का था, तीसरे साल तक जब वो बिका नहीं, यानी
31 दिसंबर 02 तक जब वो बिका नहीं, अब आपकी इंटेंशन वो जैसे क्या कहते हैं मायूसी बढ़ती जा रही है, तो आप कह रहे हैं ये लाख का ही बिक सकता है, मगर अगर मैं बेचूंगा तो 10,000 मुझे कमीशन देना पड़ेगा, तो आपकी पॉकेट में कितना आएगा? 90,000 तो मुझे बताओ इन दोनों में से लोअर कौन सा है? एनआरवी 90,000 अब सिंपली देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा, यहां से यहां आते हुए कीमत में कितना फर्क पड़ा है? यहां से यहां आते हुए कीमत में कितना फर्क पड़ा है? 10,000 तो ये पुरानी वैल्यू ये थी बच्चों, पुरानी वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू उसकी ये बन रही है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 10,000 10,000 बढ़ रही है कम हो रही है? लॉस हो रहा है। यस, कम हो रही है तो लॉस हो रहा है। मुझे समझ आती है नहीं आती? अगेन देखिएगा, ये वैल्यू कितनी है? 1 लाख ये वैल्यू कितनी है? 75,000 इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 75,000 अब मुझे बताएं मेरी लास्ट ईयर वैल्यू क्या पहुंच चुकी थी इसी सिमिलर आइटम की? 90,000 90 लास्ट ईयर इसी सिमिलर आइटम की वैल्यू क्या पहुंच चुकी थी? 90,000। अब वो कितने पे आ गया है मजीद कम होकर? तो मुझे न्यू वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू करें 15,000 तो मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? लॉस। मैं सिर्फ इन दो को कंपेयर कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ इन दो वैल्यूज को। अब देखिएगा, ये चीज लाख पे थी, कितने पे चली गई अब? 95,000 तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये बड़ा मजे का केस है ये केस, हाउ एवर इज द इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल केसेस। अगर आप इधर देखें, अगर आप इन दो वैल्यूज को कंपेयर करें, इन दो वैल्यूज को कंपेयर करें, तो आंसर किस में आ रहा है? प्लस 25,000 प्लस 20,000। ऊपर देखें, ऊपर रीड करें, प्लस को मैं क्या कहता हूं? ये रिवर्सल ऑफ एनआरवी। मैं प्लस को क्या कहता हूं? रिवर्सल ऑफ एनआरवी। एनआरवी लॉस। अब ये रिवर्सल कैसे समझ आती है? बड़ा आसान है। मुझे बताएं कि मेरा टोटल एनआरवी लॉस कितना पहुंच चुका था। यहां देखें, पहले 0 था, 0 और 0 0 0 और 10,000, टोटल कितना हो गया? 10,000। 10 और 15,000, टोटल कितना हो गया इन चार रो का? टोटल 4 रो का 25। आज 20 का रिवर्सल हुआ है, तो रह कितना गया बैलेंस? 5,000 5,000 5,000। ये बैलेंस टैली कराऊं? ये सबसे आसान है बैलेंस टैली कराना। आप कॉस्ट और एनआरवी येलो और येलो लाइन का डिफरेंस ले लें, येलो माइनस येलो लाइन का डिफरेंस ले लें। जी ओके है। येलो माइनस येलो लाइन का डिफरेंस, तो देख लें चीजें कितने पे आ गई। 5,000 यानी एनआरवी लॉस बैलेंस कितना रहता है? यानी नेट एनआरवी लॉस है मेरे पास अभी भी। बात समझ आती है? यस। यहां तक कोई एतराज? अब फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ मेरी लाख वाली चीज कितने पे आ गई है? 1,05,000 मगर मुझे तो छोटे वाली पे लिखना है। छोटा इज 1 लाख। छोटा इज 1 लाख। अब मुझे बताओ इस 1 लाख, इस 1 लाख और 95, ये देखिए अब आपकी चीज 95 से बढ़कर उधर गई है कम होकर? बढ़ के गई। कितनी बड़ी है? आप सिर्फ इसका सिंपली डिफरेंस लें, 5,000 इसका डिफरेंस आ रहा है प्लस में। वो क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, और वो क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एक सेकेंड, ये 5,000 आपके पास क्या हुआ है? रिवर्सल ऑफ एनआरवी लॉस। मेरा आपसे एक सवाल है, चीजें तो 1,5 पे गई थी, चीजें तो कितने पे गई हैं? 1 लाख। मगर आपने लाख पे क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है?
Lower of the cost. कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV. एनआरवी, हमने उसके तहत चलना है। तो उसके तहत लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी कितनी बन रही है क्रिटिकली, लाख पे। अब इधर देखें, मैं नेट एनआरवी लॉस आपको बताता हूं, आप जरा इसका और इसका डिफरेंस लें, कितना बना 5,000. सॉरी मैंने गलत, ये एरोएड यहां पे जाएगा। ये देखें 5,000 था, देखिए आप यहां पे कह रहे थे आपका लॉस कितना है, इधर देखें आप कह रहे थे 25,000 का लॉस है, जब 20 रिवर्स हुआ तो नेट कितना रह गया 5,000. जब 5 मजीद रिवर्स हुआ तो नेट कितना रह गया 0. ये देखें, ये जो ओल्ड वैल्यू है और ये जो न्यू वैल्यू है इसका डिफरेंस नेट लॉस कहला रहा है। समझ आती है? Yes. तो आप कभी भी कॉस्ट से ऊपर, दूसरे लफ्जों में आप कभी भी कॉस्ट से ऊपर, Yes. तो एक बात आपको और सिखाने लगा हूं, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरवी Gain. गेन बट अ रिवर्सल ऑफ एनआरवी लॉस इज पॉसिबल। आप इसे रिवर्स तो कर सकती हैं मगर नया लॉस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ आती है? Please. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरवी गेन, हाउएवर अ रिवर्सल ऑफ एनआरवी लॉस इज, अगर पहले कोई लॉस बुक किया हुआ है तो आप उसे रिवर्स कर सकते हो, नई चीज रिकॉर्ड। नहीं कर सकते. समझ आती है? क्लियर है बच्चों? यस सर। यहां तक कोई एतराज? मारफानी एंड कंपनी का क्वेश्चन, अगला कॉस्ट फार्मूला। मेरा आपसे एक सवाल है, चीजों के रेट रोजाना सेम रहती हैं या वक्त गुजरने के साथ साथ कम ज्यादा होते रहती हैं? चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आपने एक स्टॉक मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा शो कराता हूं, अगर आप एग्जांपल नंबर 10, अगर आपके ने एक स्टॉक 15 जनवरी को 12 रुपए वाला खरीदा हो, 15 जनवरी को हमने 11,000 लीटर खरीदा है 12 पर लीटर के रेट पर, टोटल 132 का है। 21 अप्रैल को 8,000 लीटर मजीद चीज खरीदी है, किस रेट पर लीटर रेट वाज 13। 7 जुलाई को हमने मजीद 7,000 लीटर क्वांटिटी खरीदी है, किस रेट पर 14. और उनमें से ये चीजें बेची भी हैं। 11 जनवरी को 9,000 लीटर बेची हैं, 22 जनवरी को 18,000 लीटर बेचे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, हमारे पास जो इन्वेंट्री बेचने के बाद बची होगी, देखिए हमने खरीदी कितनी है, खरीदी कितनी है 40, 20,000. ओपनिंग कितनी थी, 20,000. तो टोटल हो गई 40 और 20 60,000, बेची कितनी है, 48,000. तो रहती कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। 12,000 यूनिट। सवाल है वो किस रेट वाला है, सवाल ये है, क्या वो सब के सब 12 रुपए वाले रेट के हैं, क्या वो सब के सब 13 रुपए वाले रेट के हैं, क्या वो सब के सब 14 रुपए वाले रेट के हैं, या क्या वो सब के सब 15 वाले हैं, या कुछ 12 के हैं, कुछ 13 के हैं, कुछ 15 के हैं, ये कैसे पता चलेगा? है तो ये सब परचेज कॉस्ट है, ये सब परचेज कॉस्ट है। कभी 12 का परचेज किया था, कभी 13 का किया था, कभी 15 का किया, सब परचेज कॉस्ट है। सवाल ये उठता है जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है वो कितने की है, 12 वाली है, 13 वाली है, या कुछ 12 वाली है कुछ 13? तो बजाय इसके कि मैं अंदाजा दूं आपको, बजाय इसके कि मैं आपको अंदाजा दूं, तो हम इसकी क्या करते हैं, नेक्स्ट एवरेज टॉपिक पढ़ते निकालनी हैं। पड़ेगी। यस, इन्हें क्या कहते हैं, कॉस्ट फार्मूलाज, इन्हें क्या कहते हैं। Cost. अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है इन्वेंट्री कॉस्ट फार्मूलाज। 4 मेथड अवेलेबल हुआ करते थे, 4 मेथड अवेलेबल हुआ करते थे। आप कहीं पे भी किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां लाइन लगी होती है, तो पहले टिकट किसे मिलता है? फर्स्ट वन को जो पहले आया होगा उसे पहले टिकट मिलेगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट एक मेथड है जिसे क्या कहते हैं? लास्ट इन, लाइफ। यानी जो एंड पर आएगा वो पहले जाएगा। ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेट तो लाइफो। और ये बैन हो चुका हुआ है बच्चों, ये बैन है। इसीलिए मैंने कहा था 4 मेथड होती हैं, एक मेथड बैन हो गया है। 4 कैसे होती हैं? अब ये जो सेकंड मेथड है इसका पूरा नाम क्या है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर खुद 2 मेथड होती हैं। एक को क्या कहते हैं? एवरेज का एवी, एवरेज का एवी, कॉस्ट का सीओ, तो एवरेज कॉस्ट। तो एक को क्या कहते हैं? पीरियोडिक एवरेज। दूसरे को क्या कहते हैं? जो बच्चा बोल रहा था पीछे से। तो ये देखें, ये 3 मेथड हम पढ़ेंगे, ये 3। ये हमारे कोर्स से खत्म हो चुका है, ये हमारे कोर्स से निकल चुका है, तो मैंने काट दिया। क्लियर है? तो इफेक्टिवली दूसरा मेथड आपका ये है और तीसरा मेथड आपका ये है। समझ आती है? यस ये होते क्या है, इनका फायदा क्या है? मैंने एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है। इनका फायदा तब है जब आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाह रहे हैं और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि यूनिट 15 पे पड़े हैं, 12 पे पड़े हैं, 13 पे, 14 पे, किस रेट वाले पड़े हैं। तो कॉस्ट फार्मूला आपको हेल्प करता है, हेल्प्स टू वैल्यू द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, हेल्प्स टू वैल्यू द कॉस्ट ऑफ। क्लोजिंग। क्लियर है? यस ये काम करके देता है। चलें जी, इस काम को मैं आपको इधर करना सिखाता हूं। इधर देखें, कॉस्ट फार्मूलास। ये देखें, मैंने बेसिकली आपके सामने 11 कॉलम्स बनाए हैं। कितने कॉलम्स बनाए हैं? 11। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, अगले 3 कॉलम है। अगले देखें 3 कॉलम को इकट्ठा कर रहा हूं। 3 कॉलम्स और 3 कॉलम्स। समझ आती है? यस ये देखें 3 कॉलम को मर्ज कर रहा हूं ऊपर, 3 कॉलम का ऊपर नाम मर्ज कर रहा हूं। ये ले पहला कॉलम, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम नेचर, तीसरा कॉलम सीट रिसीट्स या परचेजेस, स्टॉक रिसीट या परचेजेस या रिसीट ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक आप परचेज करते हो कभी कभार फिर उसे आपको क्या करना पड़ता है? स्टोर या इशू। यस। और फाइनली जब आप जितना खरीदा है उसमें से जितना निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस। यस। अभी तो इसका लफ्ज लिख लें बैलेंस, और जो आखिरी बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। यस। समझ आती है? अब देखें इन 3 कॉलम्स के नीचे, इन 3 कॉलम्स के नीचे 3 कॉलम होंगे। इसके नीचे देखें, पहला कॉलम
क्वांटिटी, क्वांटिटी किसे कहती है? मिकदार को। रेट, रेट कहती हैं किस रेट पे खरीदा है, किस कीमत पे। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी रेट टोटल को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल। टोटल कॉस्ट रुपीस में। समझ आती है? यहां तक कोई एतराज? आगे चलूं? तो क्वेश्चन को जरा एड्रेस करते हैं। इधर देखें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ के लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ केमिकल एक्स। इसके बाद कोई केमिकल पड़ा हुआ है, मुझे बताएं जनवरी 1 यानी जनवरी 1 पे कितना केमिकल पड़ा था? 20,000। यस। तो मैं यहाँ डेट क्या लिखूंगा और डेट की तरतीब, और ये बैलेंस क्या बेसिकली? ओपनिंग स्टॉक। बैलेंस क्या बेसिकली? तो मुझे बताएं मेरे पास कितना है। बुक से सोल्यूशन नहीं देखना बच्चों, बुक वाला सोल्यूशन नहीं देखना, मेरे से समझें। थोड़ा सा डिफरेंट कराऊंगा मगर आंसर ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे बताएं 20,000 रेट क्या है? नहीं बच्चे, 11। तो टोटल कितना था? 20। यहां तक कोई एतराज? तो मुझे बताएं बैलेंस की क्वांटिटी कैसे निकल सकती है? जो ओपनिंग में है वही एंड पे चला जाएगा। यानी परचेज क्वांटिटी माइनस ये समझ आती है? यस। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? 20,000 बैलेंस की क्वांटिटी। इसी तरह बैलेंस के रुपीस कैसे बनेंगे? जो परचेजेस का टोटल है माइनस सेल का टोटल। वेरी गुड, माइनस सेल्स का टोटल, या टोटल सेल वुड बी बेटर वर्ड। और इसे हम क्या कर लेते हैं? रैप कर लेते हैं। यहां तक कोई एतराज? यहां तक कोई एतराज किसी को? नो सर। ठीक है। अब मुझे बताएं, आपने 20,000 यूनिट खरीदे 11 के रेट पर 20, क्या इस डेट पर कोई चीज बेची? क्या 1 जनवरी पे कोई चीज बेची है? नहीं। पहली दफा आपने किस डेट पर सोल्ड की है? 11 जनवरी को। यस। तो इस डेट पर सेल 0 है। तो मुझे बताएं दिस माइनस दिस, 20,000। दिस माइनस दिस 20,000, और दिस टोटल परचेज टोटल माइनस सेल का टोटल। और रेट क्या है? रेट हाथ से टाइप कर लें या लिख लें। यहां तक किसी बच्चे को बात ना समझ आई हो? यहां तक किसी बच्चे ने कोई बात रिपीट करानी हो? साल के शुरू में आपके पास 20,000 क्वांटिटी थी, मैंने उसे रिसीट ऑफ स्टॉक में डाल दिया कि ये मेरे पास स्टॉक पड़ा था और यही मेरे पास बैलेंस है। समझ आती है? यस। बुक वाला क्या कर रहा है? बुक वाला इसे सीधा सीधा बैलेंस में लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा। बुक वाला इसे आखिरी 3 कॉलम में लिख रहा है। समझ आ रही है? मगर मैं ऐसे नहीं करवाता, मैं यहां पे भी लिखता हूं। बस ये और ये फर्क है मेरे और बुक में। आगे बहुत आसान है। आगे चलूं? डेट्स की तरतीब मैटर करेगी। मेरा आपसे एक सवाल है, 15 जनवरी पहले आता है या 11 जनवरी? 11 जनवरी से। ये ले, ये ले। 11 जनवरी कम्स फर्स्ट, 15 जनवरी कम्स लेटर। 11 जनवरी को क्या हुआ है? सेल, और 15 को परचेज। मैं ये पहले ही बना के रख लेता हूं आपके सामने। इसी तरह बच्चे 21 अप्रैल पहले आता है या 22 अप्रैल? 21 है। तो 21 अप्रैल पे परचेज पहले आएगी, यस। और जो 22 अप्रैल है उस पे की सेल समझ आती है? यस। यहां तक कोई एतराज?
अब मुझे बताएं 7 जुलाई पहले आती है या 11 मई? 11 मई। यस, तो 11 मई पहले आती है जो कि सेल है, और 7 जुलाई बाद में आती है जो कि परचेज। परचेज साइड से। बाकी लोग समझ आ रही है बच्चों? इसे मैं एक और कर देता हूं, वे एक छोटा सा वे और कर देता हूं। ये ले, नेक्स्ट 8 नवंबर पहले आती है या 20 दिसंबर? 8 8 नवंबर। नवंबर। यस, 8 नवंबर कम्स फर्स्ट बिफोर 20th दिसंबर। यहां तक किसी बच्चे को इतराज हो तो मेरे से पूछ ले। मैंने जस्ट डेट को तरतीब दी है, नथिंग एल्स। और बच्चों जो कॉस्ट फार्मूला मैं अब यूज करने लगा हूं, पहला फार्मूला मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। इस डॉक्यूमेंट का एक नाम है, इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं इन्वेंट्री स्टोर लेजर कार्ड या स्टोर लेजर कार्ड, बिन कार्ड भी कहते हैं। मगर ये इसे बिन कार्ड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फाइनेंशियल वैल्यू है। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, पैसों की नहीं होती, मिकदार की होती है, पैसों की। क्लियर है? आगे चलूं? यस। अब मुझे बताएं मैंने कितने यूनिट सेल किए हैं? 9000। 9000। तो सेल की क्वांटिटी इधर लिखी जाएगी। अब सवाल ये उठता है बच्चों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आपने खरीदा किस रेट पे था? ये तो सेलिंग प्राइस है, ये बेचने का रेट है, 15 रुपए का बेचा, 16 रुपए का बेचा। आपने ये खरीदा किस रेट पे है? हमें कौन गाइड करेगा? हमें कौन गाइड करेगा? मेथड। मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे बताया जाए, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है पहले वाला वो एक ही है, किस रेट पर है? 11 तो इशू भी किस रेट पे होगा? 11 में। तो यूज कैलकुलेटर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। समझ आती है? यस सर। यहां तक कोई एतराज? ठीक है जी, मुझे बताएं क्या इस पर्टिकुलर डेट पे कोई चीज खरीदी? नो सर। तो ये देखें, आपके पास बैलेंस की क्वांटिटी क्या होगी? 11,000। नहीं, वो तो 11,000 तो बैलेंस निकाल लेंगे, सिर्फ इस रो का बैलेंस बच्चे, सिर्फ इस वाली रो का बैलेंस 0 माइनस 9,000। 0 माइनस 9,000 9000। और सिमिलरली 0 माइनस 99,000। -99। ये सिर्फ इस रो का बैलेंस निकाला है, सिर्फ इस रो की इन चीजों का, इनमें से ये माइनस की है। रेट कभी भी ऐड लेस नहीं होता, रेट कभी भी माइनस, मैंने कहीं पे लिखा है रेट के साथ माइनस, परचेज रेट माइनस कभी भी नहीं किया। यहां तक कोई एतराज? ये आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई है। ये लाइन क्या है? बैलेंस की। और आप सिर्फ इसमें सिर्फ ये बैलेंस निकालने, कितने यूनिट है जो बच्चा बता रहा था, कितने रहते हैं? 20,000 माइनस दिस। 11,000। किस रेट वाले पड़े हुए हैं? 11 रुपए वाले। और इसमें से ये माइनस करें, 30। सॉरी माइनस कर लें। समझ आती है? 2,20,000 माइनस 99,000, कितना आंसर बचा? यहां तक कोई एतराज?
अब आप बताएं आपने कितने यूनिट खरीदे हैं 15 जनवरी को? 11,000. 11,000 किस रेट वाले? 12. 12 टोटल वॉस 1,32,000। ये लें 11,000 खरीदे हैं 12 रुपए के रेट पे। टोटल कैलकुलेटर लगाना है तो कैलकुलेटर लगा लें, अगर उसने जो लिखा हुआ है आप उस पर भी एतबार कर सकते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वही 132 आएगा। क्या इस डेट पे कोई चीज बेची? नो क्या सर। 15 जनवरी पे कोई चीज बेची है? नो सर। नहीं। तो डिफरेंस बताएं, दिस माइनस दिस। इसी तरह 1,32,000 रुपी माइनस 0 रुपी। रेट कभी भी ऐड लेस, रेट मैंने कभी भी ऐड लेस नहीं किया, सिर्फ टाइप किया है रेट, लिखा है डायरेक्टली लिखा है रेट को। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने परचेज वाला रेट लगाना है, जी बच्चे, इस पे सर सेल करते वक्त परचेज वाला रेट लगाना है, इवन उसमें सेल रेट दिए हुए थे। यस, सेल करते हुए हमने परचेज का रेट यूज करना है, क्योंकि हमने एंड पे इस चीज को कहना है कॉस्ट ऑफ, इसे हमने क्या कहना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो आंसर होगा इन 3 पट्टी का, इसे हम क्या कह लेंगे? यस, अब समझ आइए, इन 3 लाइनों का, इन 3 का सम कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द सेल। आगे चलें, 8,000 क्वांटिटी खरीद रहे हो 13 पे, 1,04,000 के हिसाब से 1,04,000 हो गया टोटल। 13 के हिसाब से कितना बना? मुझे बताएं, क्या 21 अप्रैल को कोई चीज बेची है? 21 अप्रैल को सिर्फ खरीदी थी, बेची 21 अप्रैल पे कुछ भी नहीं, तो यहां क्या कर दूं? 0. तो 0 करें दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और रेट को टाइप करें, लिख लें। रेट कभी भी ऐड लेस नहीं होता। क्लियर है? Yes. अब अगली ट्रांजैक्शन से पहले क्या कर लें आप एक दफा? बैलेंस। बैलेंस। बच्चे बैलेंस में सिर्फ इसे ध्यान रखें, पिछले बैलेंस से आगे चलना है, इस पिछले बैलेंस से आगे चलना है आपने। तो जरा चलें, 11,000 11,000 और ये, तो इन तीनों का सम कितना बना? 30,000। इन तीनों का सम कितना बना? नीचे आप ये देख सकते हैं, नीचे 357,000। और रेट क्या है? कुछ यूनिट मेरे पास 11 के हैं, कुछ यूनिट मेरे पास 12 के हैं, और कुछ यूनिट मेरे पास 13. सर जनरल कर लें, जनरल में आएगा। चलें जनरल कर लेते हैं, एक सेकंड, ये भी ठीक है, लग गया। ठीक है, आगे आगे चलो। यस सर। तो ये मेरे पास नेक्स्ट अवेलेबल बैलेंस आया है, कहते हो तो इसे किसी और कलर में ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ये मेरे पास बैलेंस बचता जा रहा है, यहां तक कोई एतराज? रेट जो सामने 11, 12, 13 लिखा है, इसमें रेट का एवरेज भी निकाल सकते हैं हम? यस, वो सेकंड मेथड है, बिल्कुल बच्चे, वो हम करेंगे मगर इंशाल्लाह कल करेंगे, जिसे मैं पीरियोडिक एवरेज भी कह सकता हूं और वेटेड एवरेज भी कह सकता हूं, वो कल करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हमने एक मेथड करना है, एक चीज सीखनी है। आगे चलो। अब 22 अप्रैल को कौन सी ट्रांजेक्शन है? मैंने इसीलिए सबसे पहले ये टाइप करके रख लिया था ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। 22 अप्रैल को सेल है, कितने यूनिट सेल हो रही हैं बच्चों? 13,000. किस रेट वाले? 15. यस, 18,000 यूनिट किस रेट वाले? 15, तो 18 इंटू 15 270, बुक पे भी 270 लिखा हुआ है मगर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये ले, मल्टीप्लाई किया 270 ही है। क्या इस डेट पर 22 अप्रैल पर कोई चीज खरीदी है? 22 अप्रैल पहले भी तो नहीं। सेलिंग रेट नहीं, जी बच्चे, हमने पहले भी तो सेलिंग रेट नहीं लिया, पहले भी परचेज रेट लिया था। जी अभी भी ले लेता हूँ, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड अभी भी ले लेता हूँ। क्या इस डेट पर कोई चीज परचेज की है? सॉरी,
अब मुझे बताइए ये जो 18,000 यूनिट है, अब कहानी यहां पे शुरू होगी। अब यहां पे शुरू होगी कहानी। इधर देखें, मुझे कितने यूनिट इशू करने हैं? 18,000। अब जरा ध्यान रखिएगा, मेरे पास ये यूनिट कितने अवेलेबल थे? 11,000। 20 टोटल थे। जब 9,000 इशू हुए तो ये सारे के सारे अगर आप यहां से देखें तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। इस जगह पे कितने यूनिट पड़े हैं ज्यादा से ज्यादा? 11,000। अगर आप 11,011 वाले इशू करेंगे तो टोटल 18 बनाने के लिए मजीद कितना इशू करेंगे? मजीद 18 टोटल हो जाए। 7,000। वो किस में से निकालोगे? 7,000। ध्यान रखिएगा 12 रुपीस वाला में से। वो 12 वाले रेट में से। तो 12 वाले कितने रह जाएंगे इफेक्टिवली? ये 12 वाले कितने रह जाएंगे अगर मैं यहाँ पे लिख लूं? या 5,000। नहीं बच्चे, 11 में से 7 निकाल लें। थोड़ी 4,000। यस, ये 4,000 ये इसलिए थोड़ा सा साइड पे लिख लें इसे याद ध्यानी के लिए। जैसे यहाँ पे 20 में से 9 गए थे तो यहाँ कितने रह गए थे? 11। समझ आती है? यहां तक कोई एतराज? हाँ सर। तो अब मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करके दें। 11 इंटू 11 21, और सिमिलरली 7 इंटू 12 84,000। अब वही वाला फार्मूला, एक तो ऑप्शन आपके पास ये है 0 माइनस दिस, और 0 माइनस, सॉरी, एक ऑप्शन आपके पास है क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, इसी तरह क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी। समझ आती है? 0 माइनस 11,000, सिमिलरली 0 माइनस 7,000। समझ आती है? ठीक है जी। इसी तरह रेट के लिए भी परचेज का रेट माइनस सेल के रेट कह रहा हूं टोटल, इसी तरह परचेज का टोटल माइनस ये ले। समझ आती है नहीं आती? यहां तक कोई एतराज? इससे ज्यादा आसान बात बताऊं, ये जो मैंने इतना मुश्किल फार्मूला सा बना दिया, इससे आसान चीज बताऊं? इस चीज से आसान चीज बताऊं? यस। ये देखें, आपकी जो चीजें इन 3 कॉलम में आ रही हैं, जो चीजें इन 3 कॉलम में आ रही हैं, वो हमेशा इधर प्लस साइन के साथ नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये यहां पे प्लस साइन के साथ जा रहा है, ये देखें ये यहां पे प्लस साइन के साथ जा रहा है, आसान। और ये चीजें जो इस कॉलम से निकलती हैं, जो इन 3 कॉलम से, वो उधर माइनस साइन के साथ जाएंगी। रेट कभी भी माइनस नहीं होता, रेट के अलावा बाकी माइनस। देख लें, ये देख लें, ये जो चीजें हैं वो यहां हमेशा माइनस साइन के साथ जाएंगी। समझ आती है नहीं आती? यस। रेट हाथ से टाइप ये करना। वो इनमें और परचेज इन हो जाएंगे और वो आउट हो जाएगा। यस, ये ज्यादा आसान है कि परचेजेस इन हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सेल्स आउट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। आगे चलूं? चले बच्चों, मुझे बैलेंस बताओ। अब बैलेंस पिछले बैलेंस से आगे चलना है, पिछले बैलेंस से आगे। 30,000 में से 11,000 भी गया, 7,000 भी गया, कितना बचा? 12,000। नहीं, 12,000 ही। 30,000 माइनस दिस, ये ले। कितना बचा स्टॉक? यहां से देखें, इसी तरह यहां से माइनस करके देखें। नीचे सम क्या लिखा हुआ है? 152,000।
ये ले। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, को बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 12,000। यस, उसका ब्रेकडाउन दिखाऊं? 8,000 ये वाले है और 4,000 इसमें से बचा हुआ है ये वाला। समझ आती है नहीं आती? यस। तो इसे मैं इस लाइन को वैसे अगर मैं आप लोगों के लिए लिख लूं, नेट अवेलेबल बैलेंस, अगर मैं आप लोगों के लिए लाइन एक बना लूं, नेट अवेलेबल स्टॉक, तो यहां पे कितना है इस लाइन का, और इन दोनों का मिलाकर टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना है? 12,000। यस, और इस लाइन का अवेलेबल स्टॉक कितना था जब यहां पे खड़े थे? यहां पे खड़े थे, ये वो 11 है। क्लियर है? अब अगली ट्रांजैक्शन फिर कौन सी हो रही है? सेल की। तो सेल की ट्रांजैक्शन, और ये कितने यूनिट सेल कर रहे हो अगली डेट पर? 9,000। इधर देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर देखो, कितने यूनिट सेल करना चाह रहे हो? 9,000। अब देखिए मैंने टोटल करने हैं 9,000, मगर मेरे पास पहला अवेलेबल रेट कौन सा है? पहला अवेलेबल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 4,000, तो 4,000 किस वाले रेट पे जाएंगे? 12,000। तो मुझे टोटल 9 बनाना है। मुझे टोटल कितना बनाना है? 9। तो मैं बाकी 5,000 किस रेट पे इशू करूं? अगर ये 4,000 इशू कर दूं तो ये कितने रह जाएंगे 4,000 इशू होने के बाद? 0। 13 पर 0। और ये 5,000 में से अगर मैं ये 8,000 में से अगर 5 निकाल लूं तो ये बकाया कितना रह जाएगा? 3,000। समझ आती है? यानी ये हो जाएगा 0, और ये 8 में से 5 गया तो ये कितना रह गया? 3। और ये किस रेट वाला है? रेट देख ले तो जरा कैलकुलेटर लगाइएगा ये। और मैंने आपको सिंपल बताया है, जो चीजें यहां पे आ रही है वो नेगेटिव साइन के साथ इधर भेज दो। रेट कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, रेट हमेशा पॉजिटिव साइन में रहता है। समझ आती है? रेट के साथ कुछ भी नहीं मैं कर रहा। यहां तक कोई एतराज, कोई मसला परेशानी किसी को? तो मुझे बताएं मेरे पास बैलेंस कितना रह गया? लास्ट बैलेंस से आगे चलिएगा, लास्ट बैलेंस से आगे चलिएगा। $3,000 बचा होगा, देख लेना, ये देख ले। क्लियर है? यस। आपको टैली कराऊं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूं आपको। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये 8,000 यूनिट कम होकर कितने रह गए हैं? 8,000। और ये 8,000 यूनिट किस रेट वाले थे? अगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 3 रुपीज। तो 3,000 इंटू 13 करें, 39। ये टैली हमारी, ये 3 चीजें टैली हमारी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बच्चों, 7 जुलाई हमारी है, कितने यूनिट परचेज कर रही है? 7,000। यानी आसान लफ्जों में परचेजेस ऐड कर रहा हूं। 7,000 14 के रेट पे 98,000 ये, और जो चीज इन 3 कॉलम में लिखी जाएगी वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट की है, साइन चेंज नहीं किए। अगली डेट फिर कौन सी है? नियरेस्ट 8 नवंबर पे कितने यूनिट? 14,000 15 के रेट पे 2,10,000। 14,000 यूनिट 15 के रेट पे 2,10,000। और जो चीजें मैंने इधर लिखी हैं वो एज इट इज लास्ट कॉपी हो जाएंगी। यानी जो परचेज ऐड होगा इन होगा, और जो सेल है वो इसमें से क्या हो जाएगा? उससे पहले मैं क्या निकालूंगा?
उससे पहले मैं क्या निकालूंगा, बैलेंस। तो मुझे बताएं मेरा बैलेंस कहां से चलेगा, मेरा बैलेंस यहां से चलेगा। तो ये सम करें पिछले बैलेंस, पिछली रेड लाइन से आगे, ये और रेट कभी भी ऐड लेस नहीं होता। तो बताएं मेरे पास ये 3 अवेलेबल स्टॉक हैं, कौन कौन से वाले हैं, कुछ 13 वाले स्लैश कुछ 14 वाले स्लैश कुछ 15 वाले। समझ आती है? यस यानी ये 13 14 15 वाला स्टॉक कितना, 13 वाला 3000 है, 7000 14 वाला है और 14000 15 वाला है। तो टोटल 3 7 10 और 14 24 टैली है। इसी तरह ये अमाउंट्स ऐड अप कर लें, 347,000 पे टैली होंगी। समझ आती है? बस फाइनल खत्म होने वाला है, एक आखिरी राउंड चलेगा, आखिरी राउंड। अब मुझे बताएं 20 दिसंबर को आप कितने यूनिट बेच रही हैं? सेलिंग प्राइस उनकी 16 है। हमने तो देखना है कि हमें वो कितनी कॉस्ट कर रही हैं, हमने तो ये देखना है कि वो हमें कितनी कॉस्ट कर रही हैं वो यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ सेल। तो हम कितने यूनिट बेच रहे हैं बच्चों? 12,000। तो 12,000 में तरतीब में चलो, मुझे टोटल यहाँ पे 12 बेच के दिखाना है। तो सबसे पहले मेरे पास अवेलेबल, सबसे पहले अवेलेबल स्टॉक मेरे पास ये है, सबसे पहले अवेलेबल स्टॉक मेरे पास ये है, इनमें से मैंने उठाने हैं। तो 3,000 किस रेट वाले उठाऊं? 13 वाले। ठीक है, और फिर टोटल मुझे करना है 12, तो 7,000। 14 रेट वाला। और फिर कुछ ना कुछ यूनिट मुझे कहां से उठाने पड़ेंगे मजीद, सर टोटल जी, 12 करना है, इन तीनों का सम 12 होना चाहिए। 1,015 वाला। 1,000 या 2,000? 2,000। 2015 वाला। जी ठीक है बच्चों? यस इधर देखें, तो ये जरा कैलकुलेटर लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। यहां तक कोई एतराज? मैंने कहा था जो चीजें यहां पे आएंगी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो चीजें यहां पे आएंगी उन सब का साइन मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव, उन सब का साइन मैं क्या कर दूंगा, माइनस। समझ आती है? जी सर। यहां तक तो आप फाइनल बैलेंस थे, मुझे आखिरी आखिरी काम होने लगा है, फाइनल बैलेंस 12,000। मल्टीप्लाई बाय 15। बच्चे एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा, एक सेकंड सिर्फ। सर 12 रह जाएंगे 15 वाले। यस, अब इधर देखें, 24,000 में से पिछले बैलेंस से आगे चलना है, पिछले बैलेंस से आगे ये रह गए, ये रह गए, और रेट कभी भी ऐड लेस नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रेट कौन सा है आपके, 13 वाले सारे एग्जॉस्ट हो गए, 14 वाले सारे यहाँ पे बिक गए, तो ये सारे के सारे कौन से बचे हुए हैं? 15 रुपए वाले। ये ले, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था आपके पास कितने लीटर आएंगे, अगर आपको याद हो, 40,000 आपके पास खरीदे हैं, 20 पहले से थे 60, और उसमें से 48 सेल किए हैं, तो 60 माइनस 48,000, 12,000 आएंगे, ये देखें। समझ आती है? जी सर। और वो 12,000 सारे के सारे किस रेट पे पड़े हुए हैं, जरा कैलकुलेटर उठाएं, 12 इंटू 15 करें, जरा कैलकुलेटर उठाएं, 12,000 इंटू 15, एग्जैक्ट देख लें आपके पास आंसर क्या बनने वाला है। समझ आती है? इधर देखें, आप इसको बैलेंस करें ऊपर से लेकर नीचे तक,
रेट कभी भी ऐड लेस नहीं होता, रेट कभी भी ऐड लेस। तो रेट की दफा ये देख लें, आपने किस किस रेट की चीज खरीद के रखी थी? 11, 12, 13, 14, 15। समझ आती है? इसी तरह आपने किस किस रेट पे बेची है? 11, 12, 13। ये लें, क्लियर है? और 11 वाली भी सारी बिक गई, 12 वाली भी, 13 वाली भी, 14 वाली भी। और अगर ये 12,000 पड़े हैं तो ये किस रेट पे हैं? 15 रुपए वाले। चले जी, गुड हो गया। इधर देखिएगा, ये चीज किसे करस्पॉन्ड करती है? परचेज को। ये चीज ये कहलाएगी टोटल परचेज यूनिट्स। ये क्या कहलाएंगे? टोटल परचेज क्वांटिटी, या इनकी जरा बना लेती हैं मार्च, ओ सॉरी, ये लें। ये चीज किसे करस्पॉन्ड करेगी? परचेज यूनिट्स। ये चीज किसे करस्पॉन्ड करेगी? इधर देखो बच्चों, थोड़ा सा, ये चीज, ये वाली परचेज प्राइस। परचेज प्राइस। टोटल परचेज प्राइस या कॉस्ट। समझ आती है? जी सर इसमें ओपनिंग बैलेंस भी तो शामिल है। यस, टोटल परचेजेस इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। यस, इंक्लूडिंग। अगर इसकी जगह ये लफ्ज इस्तेमाल कर दूं तो आपने जो परचेज करके सामान रिसीव किया और जो पहले से पड़ा हुआ था ओपनिंग स्टॉक के तौर पे, ये टोटल रिसीट या परचेज वैल्यू है। समझ आती है? जी सर। दोनों लफ्ज ठीक हैं, इंक्लूडिंग ओपनिंग है। मुझे बताएं, ये चीज किसे करस्पॉन्ड करती है? सर इशू क्वांटिटी। ये चीज ये किसे करस्पॉन्ड करती है? ये क्लोजिंग स्टॉक। ये किसे करस्पॉन्ड करती है? और ये किसे? क्लोजिंग स्टॉक। चले तरतीब से चलते हैं। 48,000 किसे करस्पॉन्ड करता है? सर जी इशू कॉस्ट ऑफ गुड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, ये किसे करस्पॉन्ड करता है? इशू सर जी, इशू। हमने क्वांटिटी सेल की है उसको करेगा ये। क्वांटिटी इशू। यस, ये सारे किसे करस्पॉन्ड करते हैं? क्वांटिटी इशूड को। ये किसे रिस्पॉन्ड करता है? करस्पॉन्ड करता है टोटल कॉस्ट ऑफ, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, इशू। इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं बच्चों, इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। सीजीएस। सीजीएस, बिल्कुल सीजीएस। इसका एक और नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीजीएस। यस, दोनों नाम है इसके। क्लियर है? जी सर। ये किस चीज को करस्पॉन्ड करता है? ये नंबर, ये नंबर क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, मिकदार। समझ आती है? यहां तक कोई एतराज? नो सर। और ये चीज किसे करस्पॉन्ड करती है? प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, प्राइस गलत। कॉस्ट ऑफ। इस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को मैं लफ्ज बड़े हाईलाइट करने लगा हूं, इधर देखिएगा। इस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को, कॉस्ट ऑफ, अगर मैं एनआरवी की क्लोजिंग स्टॉक के साथ मैच कर दूं तो आपका ये टेबल बन जाएगा। समझ आती है? कॉस्ट मैं यहां से देख के लिख लूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये एक सिंगल लाइन बनेगी, सिर्फ एक साल की, सिर्फ एक साल की ये सिंगल लाइन बनेगी। समझ आती है? मैं कॉस्ट में यहां से, कितनी कॉस्ट है मेरी इसकी, फॉर एग्जांपल कितनी कॉस्ट है? 180। तो मैं यहां कॉस्ट की जगह कितना लिख दूंगा? फॉर एग्जांपल ये मैं 4-5 लाइनें हाइड कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये ले, मैं यहां कॉस्ट की जगह कितना लिख दूंगा? 180,000। मैं इसकी एनआरवी निकालूंगा। फॉर एग्जांपल ये सामान बिक सकता है 2 लाख का, मगर बेचने के दौरान 12,000 रुपए मेरे एक्सपेंस होते हैं, तो मेरी पॉकेट में कितने आए?
एक बताएं मेरी 88, पॉकेट में कितने आए? 188। वन इन दोनों में से लोअर कौन सा है, छोटे वाला? 180। सर 180। तो मुझे बताएं पुरानी कीमत भी 180 है, नई कीमत भी 180 है, तो मुझे कितना नफा या नुकसान हुआ? 0। ये ले, समझ आती है? तो ये काम फिर इस तरह हो जाना था, यानी मैंने आपको सिर्फ कॉस्ट निकालना सिखाई है, ये कॉस्ट निकालना, ये कॉस्ट निकालना सिखाई है यहाँ पे, समझ आती है? जी सर। ये कॉस्ट मैंने किसके थ्रू निकलवाई है? ये नीचे पढ़िएगा, कॉस्ट फार्मूला, कॉस्ट फार्मूला। और पहला फार्मूला मैंने क्या यूज किया है? फर्स्ट इन, पहला फार्मूला मैंने क्या यूज किया है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, और ये उस फार्मूले के तहत हमने निकाल ली है, समझ आती है? Yes. समझ आती है? Yes. तो ये पोजीशंस हैं। ये आपके पास चीज क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस, समझ आती है Yes. बच्चों? यही क्वेश्चन आज आपकी क्या है? यही क्वेश्चन आज आपकी होम असाइनमेंट है, मगर मैं एक लफ्ज चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। पूछो क्या? ये जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, मैं इसे 20,000 की बजाय 22,000 कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 20,000 की बजाय, बच्चों मैं क्या करने लगा हूं? 20,000 की बजाय से 22,000। 22। तो ये सारे आंसर चेंज हो जाएंगे, ये सारे आंसर चेंज हो जाएंगे, ये वाले, समझ आ रही है? तो नए आंसर्स आएंगे, यानी नया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये बुक पर से मैंने एग्जांपल नंबर 10 करवाई थी। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया आपको बुक पर से? एग्जांपल नंबर 10 बुक की। यहां तक कोई एतराज, कोई परेशानी? सर पेज नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा काइंडली। पेज नंबर भी मेंशन कर देता हूं, 244। PRC 4 बुक है। ठीक है बच्चों? जी सर। मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी। एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 244 PRC बुक। मैंने सिर्फ आपके लिए एक लफ्ज चेंज कराया है, ये लफ्ज चेंज करने लगा हूं। ये 20,000 की बजाय मैंने अब आपको क्या कहा है यहाँ पे? 22,000। यस। बाकी सारा क्वेश्चन अब नीचे आपने अपने हिसाब से बनाना है, आंसर्स चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो यहाँ तक? सारी सर ये एक्सेल फाइल ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जी बच्चे? ये एक्सेल की फाइल शेयर कर दीजिएगा सर। यार हर दफा शेयर होती है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, हर क्लास के बाद होती है। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। सर जी बच्चे? आप जो सी फाइल्स शेयर करते हैं ना सर, उसके आगे डेट भी मेंशन कर दिया कीजिएगा, कि पता चल जाता है कि इस डेट का लेक्चर था, ये हमें आइडिया हो जाता है। यार जब आप वो फाइल देखते हो ग्रुप में से, तो उसमें उस दिन की डेट आ रही होती है ना व्हाट्सएप पे? सर एक्चुअली सर जब डाउनलोड करते हैं ना तो सर थोड़े से मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ इसे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें, ओके। और कोई सर बात? जी एक क्वेश्चन है, ये जो पोस्टपोन लेक्चर हो रहे हैं ये जस्ट होंगे, आप करवा दें कि कब होंगे ये लेक्चर फिर? नहीं मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताइए। अरे ये जो पोस्टपोन हो रहे हैं लेक्चर, कल का भी हुआ, पीछे भी 2 हैं, ये कब होंगे लेक्चर? कि आप बीच में ये जस्ट करा देंगे सिलेबस के?
ये लेक्चर लाजमी होंगे, ये लेक्चर आपके मिस नहीं हुए, ये लेक्चर लेटर ऑन नवंबर में जाके ये एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दिया जाता है। आपको कोई बात मिस नहीं करवा रहा मैं। अगर मैं एक क्लास मिस करता हूँ तो अगली क्लास में मैं वही टॉपिक पढ़ाता हूँ, अगली क्लास में मैं वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो मैंने कल पढ़ाना होता है। यानी ये बेसिकली मेरी कल छुट्टी वाले दिन का टॉपिक था। तो ये जो क्लासेस हैं ये इंशाल्लाह नवंबर में जाके इनका मेकअप हो जाएगा, ये जो मिसिंग क्लासेस है जहाँ मैं एब्सेंट था। सर नवंबर Okay, के स्टार्ट में thanks, तो sir. एग्जाम्स हैं। जी जी बच्चे, सर नवंबर में एग्जाम है या फर्स्ट वीक में? नहीं उनसे यार वही मैं कह रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द सेशन हम तो उसी तरतीब से चलते हैं ना, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे ये क्लास कल करवानी है, अब ऑब्वियस सी बात आपके बाकी टीचर्स भी हैं, उन्होंने भी टाइम लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। तो आप परेशान ना हो, ये मेरी टेंशन है, आप लोगों की नहीं है। आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा, पूरा कोर्स पढ़ोगे, ठीक है? ठीक हो गया बच्चों? ओके सर। और कोई बात? कल तो क्लास नहीं होगी एफए की? नहीं इंशाल्लाह कल नहीं होगी, मंडे को होगी। आप ये ठीक है, थैंक यू। चलें, थैंक यू सर। ओके बच्चों, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफ़िज़।